कहानी की शुरुआत में हम बेंट नाम के एक लड़की को एक मेंटल असाइलम में देखते हैं। उससे एक सुपरिटेंडेंट मिलने आती है, जहाँ पर हमको पता चलता है कि उस लड़के ने मेंटल असाइलम में रहते हुए भी चर्च के क्विकर का मर्डर कर दिया है। जैसे ही वो सुपरिटेंडेंट उसे उसका पास्ट याद दिलाती है, वो पागलों जैसा बिहेव करने लगता है और अपने सर को रूम में लगे हुए शीशे पर मार मार कर घायल कर लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एमा नाम की एक लड़की को, जो अपने डैड मार्टिन के साथ अपने घर में अपनी माँ केलिंका के कुछ पर्सनल सामान को देख रही होती है। तभी उसे उसकी माँ के सामान में एक महंगी वॉच दिखती है, जिसको देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और अपने डैड को दिखाती है। पर उसके डैड उसकी मॉम के बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहते थे। यहाँ पर हमको पता चलता है कि एमा की मदर केलिंका ने कुछ साल पहले सुसाइड कमिट कर ली थी, जिसकी वजह से उसकी पूरी फैमिली एक बड़े ट्रॉमा का शिकार हुई थी। मार्टिन की दिमागी हालत भी ठीक नहीं होती है, जिसके चलते वो दिन भर नशे में रहता है और एमा किसी तरह से अपने लिए पैसे बचाती है। मार्टिन कुछ टाइम पहले एक नाइट वॉचमैन की जॉब पर था जब उसके साथ ये हादसा हुआ था। एमा अपनी फैमिली कंडीशन को सुधारना चाहती है। उसके डैड और मॉम दोनों ही किसी वजह से बहुत डरे हुए थे और एमा को बचपन से बोलते थे कि उसको भी छुप कर रहना चाहिए। वो क्या है जिससे वो लोग इतना ज्यादा डरते थे और वो उस चीज का सामना क्यों नहीं कर पा रहे थे? आखिर क्या है वो राज जो एमा के डैड उसको बताना नहीं चाहते हैं? इन सभी सवालों से एमा काफी परेशान होती है। एमा फोरेंसिक मेडिसिन की स्टूडेंट है। वो अपने डैड और मॉम से जुड़े हर शख्स के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है। तभी उसको पता चलता है कि जिस जगह मार्टिन काम करता था वहाँ पर उसका एक दोस्त था वॉर्मर, जिसने उन्हें मारने की कोशिश की थी। ये सब जानकर एमा वॉर्मर के बारे में और जानने के लिए वहीं पर नाइट वॉच की जॉब ले लेती है, जहाँ मार्टिन काम क्या करता था। वो घर जाती है और अपने डैड को बताती है कि वो कुछ दिनों के लिए रात में घर नहीं आ पाएगी उसकी नई जॉब के चलते। जिस पर मार्टिन पूछता है कि आखिर वो कहाँ पर जॉब कर रही है, जिस पर एमा जब उसको बताती है तो मार्टिन बहुत डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब एमा जहाँ पर जॉब कर रही है वो एक साइकाइट्रिक हॉस्पिटल होता है, जहाँ का माहौल कुछ अजीब होता है। एमा के वहाँ जाने पर वहाँ की वॉच लेडी उसको बताती है कि यहाँ काम करना आसान नहीं होगा और एमा को उस अस्पताल का एक टूर करवाती है। वो एमा को एक वार्ड में ले जाती है और बताती है कि वो रूम पहले पोस्टमार्टम के लिए इस्तेमाल होता था और लोगों का कहना है कि अब वहाँ से अजीब आवाजें आती है, इसीलिए अगर उसको जान प्यारी ना हो तो ही वहाँ पर जाए। वो एमा को ये भी बताती है कि अगर कोई पेशेंट नीचे से ऊपर आने की कोशिश करेगा तो रिसेप्शन के सामने लगी रेड लाइट ऑन हो जाएगी। अब ये सब बताकर वो वहाँ से चली जाती है। एमा वहाँ पर एज अ नाइट रिसेप्शनिस्ट काम करने लगी है। आगे हम देखते हैं कि एमा को वहाँ पर कुछ आवाजें सुनाई देती है जो उसी पोस्टमार्टम रूम से आ रही होती है। वहाँ जाने पर एमा दरवाजे के ग्लास से देखती है कि रूम खाली है, मगर तभी उसको फिर से एक लड़की की आवाज आती है जो कह रही होती है कि मार्टिन मेरी मदद करो और जोर जोर से रो रही होती है। असल में ये एमा की माँ केलिंका की आवाज थी। ये सब देखकर एमा बहुत डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पर हमको पता चलता है कि जिस रात मार्टिन पर हमला हुआ था उस रात वो अपने साथ अपनी बीवी केलिंका को भी लेकर आया था, जिसकी वजह से वो दोनों ही उस हादसे का शिकार हुए थे। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एमा को जो अपने बॉयफ्रेंड फ्रेडरिक के पास जाती है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। एमा को उस साइकाइट्रिक अस्पताल में पता चलता है कि बहुत सालों पहले वहाँ पर वॉर्मर नाम का एक आदमी था जिसने अपने ही साथियों पर हमला कर दिया था। एमा को लगता था कि कहीं न कहीं वॉर्मर उसकी फैमिली से कनेक्टेड है, इसीलिए वो उससे मिलने का फैसला करती है क्योंकि उसके डैड उसको कुछ भी बता नहीं रहे थे। तो अब बस यही एक तरीका था सब कुछ जानने का। एमा फेडरिक से मदद मांगती है और फेडरिक उसकी अपॉइंटमेंट वॉर्मर के साथ फिक्स करा देता है। अगली सुबह एमा निकल जाती है सेंट हांस साइकाइट्रिक अस्पताल के लिए, जहाँ वॉर्मर एडमिट होता है। वो एक स्टूडेंट बनकर एक प्रोजेक्ट के लिए उससे मिलने जाती है, जहाँ के गार्ड उसको वॉर्मर के पास लेकर जाता है और बताता है कि वॉर्मर वहाँ सालों से बंद है और अब बहुत बूढ़ा भी हो चुका है, इसलिए एमा को उससे कोई खतरा नहीं है। ये बोलकर वो एमा को उसके रूम पर छोड़कर चला जाता है। एमा वॉर्मर के रूम में जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि एक बूढ़ा आदमी अंधेरे में बैठा हुआ है। वो उसके पास जाती है और उसके सामने बैठ जाती है। एमा उसको बताती है कि वो मार्टिन की बेटी है और वॉर्मर को उसकी फैमिली की ऐसी हालत करने पर बहुत कोसती है। एमा उसकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी बनाती है जहाँ वो उसके मुंह पर थूक देती है और वहाँ से जाने लगती है। वॉर्मर आंखों से अंधा होता है जिससे वो एमा को नहीं देख पा रहा होता है और एक लाचार बूढ़े आदमी की तरह वहाँ पर बैठा होता है।
एमा बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करती है पर वो नहीं खुलता, जिस पर वो वॉचमैन को खबर करके वॉर्मर का सामान देखने लगती है। तभी वॉर्मर उठ खड़ा होता है और पीछे से आके उसके सर पर हाथ रखने ही वाला होता है कि तभी एमा वहाँ से हट जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी गार्ड आकर दरवाजा खोल देते हैं और एमा वहाँ से भाग जाती है। अब वो बाहर आने पर नर्स बर्थेल्सन से मिलती है, जो उससे वहाँ पे आने का कारण पूछती है। पहले तो एमा झूठ बोलती है, मगर जैसी बर्थेल्सन पुलिस को कॉल करने जाती है तो वो उसको सारी सच्चाई बता देती है। आगे हम देखते हैं कि एमा अपनी फोरेंसिक क्लास में फेडरिक के साथ प्रैक्टिकल कर रही होती है, जहाँ अचानक मार्टिन आ जाता है और सबके सामने बोलने लगता है कि उसने अपनी कार बेच दी है, इसलिए अब एमा को उस जगह पर नाइट वॉचमैन की जॉब नहीं करनी पड़ेगी। सबके सामने एमा को काफी शर्म आ रही होती है, जिस पर वो मार्टिन को घर जाने के लिए कहती है, मगर मार्टिन उसकी बात नहीं सुनता है और पागलों की तरह बस उसको समझाता रहता है। ये देखकर एमा मार्टिन को वो वीडियो दिखाती है जो उसने बनाया था। वो कहती है कि अब उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, जिस पर मार्टिन को खुश होना चाहिए था, मगर गजब की बात तो ये थी कि मार्टिन अब पहले से भी ज्यादा डर गया था। जो एमा से कहता है कि उसे वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि अब वॉर्मर जानता है कि वो भी उनकी फैमिली में है। जब मार्टिन के साथ वो हादसा हुआ था तब उसके साथ सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड कलिंका थी, इसलिए वॉर्मर एमा के बारे में नहीं जानता था। मगर अब जब एमा खुद उससे मिलकर आई है तो ना जाने अब क्या होगा। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं वॉर्मर को, जिसकी बियर्ड बेंट बना रहा होता है, जिसको हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वॉर्मर कहता है कि उसको एमा के हेयर्स बहुत पसंद आए और अब वो उसको चाहिए। अब वॉर्मर ने ऐसा क्यों कहा? जिस आदमी को दिखाई नहीं देता, आखिर वो उसके बालों की डिमांड क्यों कर रहा है? इन सभी सवालों के जवाब हमें कहानी में आगे मिलेंगे। कहानी में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं बेंट को, जो एक चर्च में जाता है। वहाँ वो उस चर्च की विकर लॉटे, जो कि एमा की गॉड मदर होती है, उसके पास जाता है। लॉटे उसको वहाँ देखकर थोड़ा शॉक हो जाती है, क्योंकि वो उसको पहचान नहीं पाती। तभी बेंट उसको अपना हाथ दिखाता है, जिसको देखकर लॉटे बहुत घबरा जाती है और वहाँ से भागने लगती है। जैसे वो अपनी कार में बैठती है, वो मार्टिन को कॉल करती है, मगर मार्टिन उस वक्त कॉल रिसीव नहीं करता है। और तभी ज़ॉम्बी मास्क लगाए एक आदमी लॉटे का गला काट देता है और उसका स्कैल्प निकाल कर ले जाता है। एक्चुअली में ये मास्क मैन पहले से लॉटे की कार में छुपा हुआ था, जिसकी वजह से लॉटे उसको देख नहीं पाई, क्योंकि बेंट वहाँ पर था। लॉटे की मौत का इल्जाम उस पर लगता है और ये वही सीन होता है जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जहाँ बेंट के साथ इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। लॉटे की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए उसी अस्पताल में लाया गया है जहाँ पर एमा नाइट वॉच का काम कर रही होती है। लॉटे की बॉडी को देखकर वो शॉक रह जाती है और घर जाकर अपने डैड को बताती है, जिस पर मार्टिन कहता है कि लॉटे ने उसके लिए एक वॉइस मैसेज भेजा था। और जब वो दोनों उसको सुनते हैं तो उनको पता चलता है कि लॉटे का सच में किसी ने खून कर दिया है। एमा मार्टिन को ये भी बताती है कि लॉटे का स्कैल्प उनकी बॉडी पर नहीं था। अब यहाँ पर एक राज खुलता है और हमको पता चलता है कि वॉर्मर जब मर्डर किया करता था तो वो भी अपने सभी विक्टिम्स के हेयर्स को निकाल लिया करता था, जिसका मतलब है कि लॉटे को वॉर्मर ने ही मारा है। मगर क्योंकि वॉर्मर तो अस्पताल में है, तो आखिर उसने लॉटे को कैसे मारा? ये एक बड़ा सवाल था, जिसका जवाब एमा के पास अभी नहीं होता है। अब हम बेंट को देखते हैं, जो अपने वार्ड से भागने में कामयाब हो जाता है और उसी अस्पताल के वॉशरूम में जाकर छुप जाता है जहाँ पर एमा काम करती है। एमा अपनी फ्रेंड मारिया को अपनी जगह पर छोड़कर कुछ देर के लिए अपने घर चली जाती है, जहाँ एमा के गॉडफादर जेम्स उन लोगों से मिलने आते हैं। उनकी फैमिली में इतना बड़ा हादसा होने के बाद से एमा के गॉडफादर थाईलैंड शिफ्ट हो गए थे, मगर लॉटे की मौत की खबर सुनकर वो उनको देखने आए हुए थे। एमा मार्टिन और जेम्स को लेकर अस्पताल जाती है। वहाँ वो उन लोगों को लॉटे की लाश दिखाती है, जिसको देखकर सभी इमोशनल हो जाते हैं। अब एमा और उसकी फैमिली एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर वो कुछ पुरानी बातें करते हैं। वहाँ पर वो एमा को बताते हैं कि कैसे वॉर्मर से उन्होंने लड़ाई की और उसी भयानक हादसे की वजह से सभी लोगों का ये हाल है। एमा के गॉडफादर ये भी बताते हैं कि सिर्फ मार्टिन की नहीं, उन्होंने भी उस हादसे की वजह से कई बार सुसाइड करने की कोशिश की है। इधर एमा अपनी फैमिली के साथ बिजी थी, वहीं दूसरी ओर मारिया, जो कि अब अस्पताल में अकेली होती है, उसको बेंट किडनैप करके ले जाता है। जब एमा वहाँ पर आती है तो वो देखते हैं कि रिसेप्शन खाली है और मारिया वहाँ पर नहीं है। एमा को लगता है कि शायद वो घर चली गई होगी। इधर एमा के गॉडफादर और मार्टिन आपस में बात करते हैं और बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स बनाते हैं। कुछ देर बाद जब जेम्स अपने घर जा रहे होते हैं, तभी अचानक एक आदमी आकर उसका भी गला काट देता है और स्कैल्प को निकाल कर ले जाता है। सीन बदलता है और हम देखते हैं मारिया को, जो चेन से बंधी हुई एक घर में होती है। वहाँ पर उसको बेंट दिखता है, जो उसे एमा कहता है। मारिया बेंट को बताती है कि वो एमा नहीं है, मगर वो कहता है कि एमा एक रिसेप्शनिस्ट है जो व्हाइट कोट पहनती है। तब मारिया को समझ आता है कि उस दिन एमा की जगह वो थी
इस वजह से बेंट उसको किडनैप करके ले आया। दूसरी ओर हम देखते हैं मार्टिन को, जो नर्स बेर्थेल्सन के पास जाता है ट्रीटमेंट के लिए। वो एमा के लिए घर पर एक नोट छोड़कर जाता है। एमा घर आकर उस नोट को देखती है और खुश हो जाती है, क्योंकि वो काफी टाइम से अपने डैड की हेल्प करना चाहती थी। तभी वहाँ पर सुपरिटेंडेंट आती है और एमा को बताती है कि जेम्स का मर्डर हो गया है। तब एमा उससे पूछती है कि क्या वॉर्मर का बेटा उसका रिवेंज ले रहा है, जिस पर सुपरिटेंडेंट उसको बताती है कि वॉर्मर का कोई बेटा नहीं है, उसकी एक बेटी है। फिर सुपरिटेंडेंट एमा को उसके साथ मार्टिन के पास चलने को कहती है और इसके बाद एमा और सुपरिटेंडेंट मार्टिन के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। इधर हम देखते हैं मारिया को, जो बेंट को अपनी बातों में फंसाकर मार देती है और एमा को कॉल करती है। वो एमा को कुछ ऐसा बताती है जिसको सुनकर एमा के होश उड़ जाते हैं। दूसरी ओर मार्टिन नर्स बेर्थेल्सन के पास पहुंच जाता है, जो उससे बातें करती है और उसे एक ऐसी दवा खिला देती है जिसके इफेक्ट से मार्टिन अपनी बॉडी बिल्कुल भी नहीं चला पा रहा होता है। उसके बाद वो उसको वॉर्मर के रूम में ले जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। तभी वहाँ पर एमा और सुपरिटेंडेंट आ जाते हैं। कार रुकते ही एमा अंदर भागती है और यहाँ पर हमको पता चलता है कि मारिया ने एमा को बताया था कि सुपरिटेंडेंट उससे वहाँ पर मिलने आई थी और वही वॉर्मर की असली बेटी है। दूसरी ओर मार्टिन बहुत मुश्किल से अपने आप को वॉर्मर से बचाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एमा नर्स बेर्थेल्सन को कॉल करती है और उनसे हेल्प मांगती है। नर्स एमा को एक सीक्रेट जगह पर छुपा देती है। तभी वहाँ पर सुपरिटेंडेंट आती है और एमा के बारे में पूछती है। तभी एमा को बहुत सारा खून दिखाई देता है और हम देख पाते हैं कि नर्स बेर्थेल्सन ने सुपरिटेंडेंट का गला काटकर उसको मार दिया है। तभी एमा अपने डैड को कॉल करती है, मगर उसका कॉल नर्स बेर्थेल्सन के पास आता है, जिससे ये साफ था कि जिसको एमा खूनी समझ रही होती है वो तो खूनी थी ही नहीं, यानी कि सुपरिटेंडेंट। यहाँ एमा समझ जाती है कि वॉर्मर की बेटी नर्स बेर्थेल्सन है, क्योंकि वो ही वॉर्मर की इंचार्ज है और उसी ने अब उसके डैड को भी फंसाया है। अब नर्स पागलों की तरह एमा के पीछे उसको मारने आती है। तभी वहाँ पर मार्टिन आ जाता है। उसने बहुत मुश्किल से वॉर्मर को मार दिया था और अब वो अपनी बेटी को बचाने आया है। वो दोनों भाग रहे होते हैं कि आखिरी में सब दरवाजे बंद हो जाते हैं और सामने से नर्स बेर्थेल्सन उनको मारने के लिए आई होती है। तभी एमा सुपरिटेंडेंट की गन लेकर उस पर गोली चला देती है और ये किस्सा यहीं पर खत्म हो जाता है। मूवी के फाइनल सीन में हम देखते हैं मार्टिन, एमा और उसके दोस्तों को, जो एक बीच पर पास्ट की सभी बातें भुलाकर मजे कर रहे होते हैं। एक हादसे की वजह से मार्टिन जिंदगी जीना भूल गया था और एक और हादसे ने उसे इस बात का एहसास करा दिया कि जिंदगी कितनी कीमती होती है। फिलहाल इसी वाइज सीन के साथ हम आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे आपसे एक और नई मजेदार कहानी के साथ, पर तब तक के लिए धन्यवाद।